हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे, घर में होंगे और घर में ही रहना चाहिए क्योंकि ये जो बीमारी आई हुई है तो घर में रहना ज़्यादा बेटर है। तो चलिए बिना हम बात के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बच्चों केमिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री और एक इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आज केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूं, जो केमिस्ट्री सारे क्लास के लिए, चाहे वो क्लास 8 का हो लड़का, या 7th का हो, या 9th का हो, या 10th का हो, 11th का हो, मतलब कोई भी जान सकता है इसको। ठीक है, मतलब जानना जरूरी भी है। और केमिस्ट्री का हिंदी होता है बच्चों रसायन, रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री को हिंदी में। और मैं आपको बताऊं कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है, जो क्लास 9 से पढ़ना है, क्लास 10 से पढ़ना है। वो शाखाएं हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ठीक। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। और बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। अलग अलग टॉपिक के वीडियोज हैं, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोग को जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से गैस मौजूद हैं, हम लोग किस किस तत्व का उपयोग करते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, वो उसमें क्या क्या होते हैं तो वो बनते हैं। तो तमाम ऐसी जानकारी है जिनको हमको चाहिए। तो बिना बात के हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, केमिस्ट्री पे। सबसे पहले हम लोग जाने केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई, केमिस्ट्री शब्द कहां से आया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश में हुई थी। मिस्र एक देश है, ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान है, अमेरिका है, उसी तरीके से मिस्र भी है, जो एक प्रकार का क्या है, देश है। वहां पे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द बना था कीमिया से, जिसकी स्पेलिंग होती है CHEMEA, कीमिया। ठीक है, वो जो कीमिया जो शब्द है वह उसका हिंदी होता है, वहां पे जो मिस्र में लोग कीमिया शब्द का उपयोग करते हैं वो करते हैं काली मिट्टी के लिए। किसके लिए बच्चों? काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी को ही वहां कीमिया कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो वहीं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी से कीमिया से क्या बना, केमिस्ट्री बना। यदि अगर देखा जाए तो मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य होता है। तो हम लोग कह सकते हैं काली मिट्टी का रहस्य, लेकिन एक्चुअली ये सही होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। तो चलिए हम लोग बिना बात किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिएगा, ताकि आपको जो अच्छा टॉपिक लगे उसको आप लोग नोट कर सकें। और मैं बताऊं कि केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, मतलब केमिस्ट्री के सबसे अधिक जानकार कौन थे। तो हम कह सकते हैं लेवोसिए को। लेवोसिए को रसायन का जनक कहा जाता है। जनक मतलब पिता होता है। ठीक है, तो लेवोसिए जो थे ना, वो रसायन के जनक थे। मतलब लेवोसिए को रसायन के बारे में बहुत अधिक मालूम था, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, रसायन का जनक। किसे कहा गया? लेवोसिए को। यह एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मेन टॉपिक पे, और हम लोग अच्छा खासा नॉलेज भी मिला हम लोगों को कि केमिस्ट्री क्यों बना, कहां से बना, उसके पिता कौन है, मतलब उसके जनक कौन है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है कि आखिर केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ा जाए। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर, MEATTER उसका स्पेलिंग होता है। ठीक है, मैटर मतलब क्या होता है बच्चों? पदार्थ होता है। तो हम लोग को पदार्थ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पदार्थ से ही पूरी सृष्टि का निर्माण होगा। जब तक पदार्थ नहीं रहेंगे ना, तो कोई भी सृष्टि में अगर पदार्थ हटा दिया जाए ना पूरी धरती से, तो सारी की सारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी भी एक प्रकार की पदार्थ ही कह सकते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो पदार्थ न हो, तो सब के सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
लगभग एक महर्षि थे 500 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, 500 साल पहले की, ठीक है। एक महर्षि थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था बच्चों? कणाद। एक महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, ठीक है। वो कहे थे कि अब दुनिया में सभी वस्तु एक छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। वह एक बात को बोले थे जो मैं अभी बोला हूं आपके सामने, कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक वस्तु कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। अब सबसे जो बड़ी बात यह है कि आखिर है क्या परमाणु, और क्या है पदार्थ, क्या है वस्तु। तो आइए हम लोग उसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस चीज का उपयोग करते हैं जब आप सुबह से उठते हैं और शाम को सोने जाते हैं, तो उस बीच में आप कौन कौन सा चीज का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग के दिमाग में आएगा, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, मोबाइल उपयोग करते हैं, पंखे उपयोग करते हैं, सोने के लिए बिस्तर उपयोग करते हैं, जिस घर में रहते हैं वो ईंट का बना हुआ होता है। तो बच्चों यही सब पदार्थ है जो आपके आसपास मौजूद है, वही पदार्थ है। पदार्थ की कोई परिभाषा नहीं होती है। पदार्थ का मतलब वस्तु, और वस्तु मतलब जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वो क्या होती है? वस्तु होती है। जिसकी आवश्यकता हमें है वो क्या है बच्चों? वस्तु है। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर वस्तु कितने रूप होते हैं, वस्तु के, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, तो वही तो हमको पढ़ना है, पदार्थ के रूप। तो आइए बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पदार्थ को। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ को, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पदार्थ को तीन टाइप होते हैं। पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा जो था वो था ठोस, दूसरा था द्रव, और तीसरा था गैस, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं पदार्थ के, ठोस होता है, द्रव होता है, और क्या होता है? गैस होता है। इन तीनों को हम कह सकते हैं एक साथ मिला करके द्रव्य। अब आप लोग को थोड़ा यहां ध्यान देने की बात है, द्रव और द्रव्य में अंतर है, बहुत ही अधिक अंतर है। क्या अंतर है? तो ठोस पदार्थ की एक रूप है, ठोस जो है पदार्थ का क्या है? एक रूप है। द्रव भी है जो पदार्थ का एक रूप है, गैस भी पदार्थ का एक रूप है। लेकिन जो द्रव्य है, तो द्रव्य शब्द का जहां प्रयोग किया जाएगा, जहां भी द्रव्य शब्द लाया जाएगा, तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि यहां ठोस की भी बात हो रही है, द्रव की भी बात हो रही है, और गैस की भी बात हो रही है। क्योंकि हम लोग जब जिस जगह द्रव्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं उस जगह तीनों का बात करते हैं। तो द्रव और द्रव्य में काफी अंतर है। तो द्रव के जगह पे द्रव्य मत लिख दीजिएगा, और द्रव्य के जगह पे द्रव मत लिख दीजिएगा, अर्थात गलत हो जाएगा, बहुत भारी गलती हो जाएगी आपसे। तो द्रव्य और द्रव में अंतर आप लोग को हमेशा से हमेशा पहचानना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर बोल रहा है कि मतलब जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने बोला था कि जितने भी पदार्थ हैं वह कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। उन्होंने कणों शब्द का उपयोग किया, जिसका इंग्लिश होता है पार्टिकल, ठीक है। कणों शब्द का उपयोग किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो कण कौन कौन से होंगे। आगे उसकी खोज हुई, वैज्ञानिकों ने जाना, उसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि हाँ जो कण होते हैं वे तीन होते हैं। कौन कौन से आपको नहीं पता होगा, तो अभी आगे आएगा उसका नाम। मैं फिलहाल मैं चाहता हूं मैं चर्चा यहीं पे कर दूं। देखो बच्चों, जो कण होते हैं ना, ये जो कण होते हैं वे मिलकर के बने होते हैं अणुओं से, अणुओं, ठीक है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और ये जो अणु होता है ना बच्चों, वो मिलकर के बना होता है परमाणु से। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से, जिसे हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। और ये जो परमाणु होता है बच्चों, वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। बिल्कुल। अब इसको पहले आप समझ लीजिए, इसको जहां है वही रहने दीजिए, लेकिन आप लोग इसको समझिए। क्या समझना है? तो सन आज से 500 साल ईस्वी पूर्व में, ठीक है,
हमको महर्षि कणाद बताए थे कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अर्थात कणों की संख्या 1000 हो सकती है, लाख हो सकती है, करोड़ हो सकती है, अरब हो सकती है। जितना बड़ा पदार्थ होगा उतनी बड़ी कणों की संख्या होगी। जाहिर सी बात है, होनी है होनी। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि मैं 1 किलो चीनी लिया हूं, ठीक है, तो 1 किलो चीनी में क्या होगा, 1 किलो चीनी में मान लीजिए चीनी के 5 लाख पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे कण। अगर मैं उसी चीनी को 2 किलो कर दूं तो 5 का दुगुना कितना होता है, 10 होता है, तो 10 लाख पार्टिकल हो जाएंगे छोटे छोटे। अगर उसी को मैं 3 किलो कर दूं तो 5 यानी 15, यानी 15 लाख हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो पदार्थ है तो ये कणों की संख्या उसके भार पे डिपेंड कर देगी, उसके आकृति पे डिपेंड करेगी। तो जो ये जो पदार्थ है अर्थात जो ठोस है या द्रव है या गैस है वो छोटा है कि बड़ा है। तो 500 ईस्वी पूर्व में महर्षि कणाद बोले थे कि जितने भी पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कण होते हैं वे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। यानी जब तक अणु नहीं मिलेंगे तब तक कण बनने वाले नहीं है। यानी इसको बनाने के लिए हमको ये चाहिए, यानी अर्थात कणों को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको अणु चाहिए। और अणुओं को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, परमाणु चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। परमाणु मिलेंगे तो अणु बनेगा, अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, कण बनेगा। और जब कण बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, पदार्थ बनेगा। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य और गैस। यानी इसको बनाने के लिए ये चाहिए और इसको बनाने के लिए ये चाहिए, इसको बनाने के लिए ये चाहिए और इसको बनाने के लिए ये चाहिए। अभी लाइन यही समाप्त नहीं हुई। और परमाणुओं को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो परमाणुओं को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए और क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। यानी जब तक ये नहीं 3 मिलेंगे तब तक परमाणु बनने वाला नहीं है। और जब तक परमाणु नहीं बनेगा तब तक अणु बनने वाला नहीं है। और जब तक अणु नहीं बनेगा तब तक कण भी बनने वाले नहीं है। और जब तक कण नहीं बनेगा तब तक पदार्थ बनने वाला है नहीं। और बिना पदार्थ की ये धरती नहीं चल सकती है। तो उन्होंने यह बात सत्य कहा था। कणाद जी जो थे वो बात सही बोले थे कि हाँ एक छोटा छोटा कण होता है, लेकिन कण को हम लोग आज जानने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, लेकिन उस समय उनको पता नहीं था, लेकिन वो कह दिए थे। ठीक है, तो हम लोग आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कण किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। और ये जो परमाणु होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, आप लोग हमारी बात सुनिए। मेरा राइटिंग तो वैसे भी खराब है हिंदी का, ठीक है, मैं देख ही रहा हूं, लेकिन आप लोग सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ठोस की, जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं बच्चों। ठीक है, सॉलिड मतलब ठोस होता है जो पदार्थ का एक भाग है। हम लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम लोग पदार्थ के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हम लोग ठोस स्टार्ट किए हुए हैं। अब ठोस की मैं बात करूं, ठोस की परिभाषा होती है, क्या क्या होती है परिभाषा, तो ठोस वह वस्तु होता है जिसका आयतन और आकृति निश्चित होती है। ठोस वह पदार्थ होता है जिसकी आयतन और आकृति निश्चित होती है। हाँ, अब आइए हम लोग पहले परिभाषा समझ लें कि भाई ये क्या क्या रहा है। आयतन, आयतन किसे कहते हैं बच्चों, किसी को पता है? आयतन नहीं समझे होंगे तो समझ लो। आयतन वो होता है कि जब कोई वस्तु जो स्थान घेरता है, मतलब ये जो मार्कर है, मार्कर ने यहां रख दिया तो मार्कर ने इतना जगह कवर किया कि नहीं किया, जितना जगह रखा गया उतना जगह कवर किया कि नहीं किया, तो वह उसका आयतन हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जितना दूर स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। आयतन अब बिल्कुल भूलेगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। कहो तो भूलेगा तो क्या कर लेंगे भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा तो काम है बताना, तो बता रहे हैं तो समझ लो। ठीक है, तो अब ये जो आयतन है ना, वो आयतन किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी जगह को घेरता है वो क्या होता है, आयतन होता है। और आकृति, आकृति मतलब होती है बनावट, मतलब इस मार्कर की बनावट कैसे है, ऐसे है, तो अब वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, चाहे ऐसे ही रहेगा। क्यों 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 रहेगा भाई, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग ठोस पढ़ रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से। कारण ये है कि जो ठोस होते हैं ना, ठीक है, जाहिर सी बात है
ठोस एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? चलिए आइए रिवीजन करते हैं। पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? मैं बताया था थोड़ी देर पहले, किससे? अणुओं से। किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से। और ये जो अणु होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से, ठीक है। और परमाणु किससे मिलकर के बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा? परमाणु। परमाणु जब एक से अधिक मिलेगा तो क्या बनेगा? अणु। और जब अणु एक से अधिक मिलेंगे तो क्या बनेंगे? कण या पदार्थ कह सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक ईंट लिया, ईंट आप लोग के घर में भी होगा, ठीक है। हमने एक ईंट लिया और अब हम क्या करेंगे? उस ईंट को तोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जल्दी टूटेगा नहीं, अगर वो टूटता भी है तो आपको एक ईंट लेना है और उसको तोड़ते जाना है, और आपको तब तक तोड़ना है जब तक वो, मतलब इतना तोड़ देना है ना कि वो उससे अधिक ना टूट पाए। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि जो ईंट का लास्ट कण बचेगा, सबसे अंत में बचेगा लास्ट कण, जिसको तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर समझिए बात को, केवल यही समझ लेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कण क्या होते हैं, और आपको लगभग आधी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। अगर हम ईंट लिए, हम ईंट को दो भाग में तोड़ दिए बीच से, तो एक यह भाग हो गया उसका और एक यह भाग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हमने एक ईंट लिया, उसको तोड़ा दो भाग में, एक यह हो गया एक यह हो गया। अब फिर मैं इसको दो भाग करूंगा और इसको भी दो भाग करूंगा, तो अभी वो एक से दो हुआ, अब दो से कितना हो गया बच्चों? बिल्कुल हाँ, 4 हो गया। अभी वो एक था ना, अब कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं इसको भी दो भाग में पार्ट कर दूंगा, सबको बांट दूंगा, तो इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो गए। अब इसको भी हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो सबके 2 2 होंगे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। अब 16 को क्या कर देंगे? पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएंगे, 32 दूना 64 हो जाएंगे। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आएगा कि एक लास्ट बच जाएगा, मतलब इतना छोटा, ठीक है। तो अब तक तो तोड़े हो तो लास्ट में एक छोटा सा कण बचेगा, उसी को कण कहते हैं। जो लास्ट में बचेगा ना वही कण होता है, ठीक है। अब तुमको यही प्रक्रिया को उल्टा कर देना है। अब तक तुम तोड़े हो, अब क्या करो? जोड़ते चले जाओ। तो हमने सबसे अधिक जोड़ा तो 16 बना, 16 को जोड़ दिया तो 8 बन गया, 8 को जोड़ दिया तो 4 बन गया, 4 को जोड़ दिया तो 2 बन गया, और 2 को जोड़ दिया तो पुनः हमारा क्या बन गया? ईंट बन गया। अर्थात जिससे वो बना था तो वो अंत में गया, तो छोटा सा पार्टिकल हो गया। अब सबको जोड़ दिए तो क्या बन गया? ईंट बन गया। अर्थात वही कण था, यह कण नहीं था, एक्चुअली में यह क्या थी? हमारी मिट्टी थी। मिट्टी तो बनाई थी ईंट को, तो मिट्टी हमारी कण थी। तो अब ये बताओ, अगर इतना मिट्टी लिया जाए हाथ में, तो अगर उसको अलग अलग किया जाए तो कितना कण होगा? लाखों अरबों खरबों कण होंगे। अब ऐसे इतने कण मिलेंगे तो क्या बनेगा? ईंट बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप एक मिट्टी का कण लीजिए, मिट्टी का इतना छोटा सा कण लीजिए जिसे हम लोग कण कहेंगे, ठीक है। और ये जो कण बना हुआ है ना, तो इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर क्या है? हमारे अणु है, क्योंकि मैं बताया अणु मिलकर किसको बनाएगा? कण को बनाएगा। तो एक थोड़ा सा मिट्टी का कण लेंगे तो उसके अंदर क्या पाएंगे आप? अणु पाएंगे। और जब अणु के भी अंदर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों? परमाणु पाएंगे। क्या पाएंगे? परमाणु पाएंगे। और जब परमाणु के भी अंदर जाएंगे तो 3 चीज पाएंगे, जिसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, और क्या कहते हैं? प्रोटॉन, और क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर तो ये हमारी बनावट होती है किसी भी पदार्थ की, चाहे वो ठोस हो या द्रव्य हो या गैस हो, लेकिन अलग अलग रूप में होती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रूप में हो, लेकिन पदार्थ सब होता है, ठीक है। और जितने भी पदार्थ हैं उसमें ये सब तो पाने ही पाए जाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक कोई भी पदार्थ बनने वाला नहीं है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए उसको। देख लिए ना? चलिए अब देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात होती है कि अब हम लोग को समझना चाहिए कि ठोस क्यों होता है। तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और उसकी आकृति भी निश्चित होती है। सपोज कर लीजिए
कि मतलब आप लोग एक ईंट लेते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि इतना बड़ा एक मतलब समझ लीजिए कि क्या है, एक प्रकार का यह बेंच मान लीजिए जिसपे आप लोग बैठ के पढ़ते हैं। अब बेंच पे आपको क्या करना है ना, इतने बड़े बड़े 5 ईंट रखने हैं, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, ठीक है। 5 ईंट रख दिए आप एक बेंच पे, और आपके पास कहीं से एक और ईंट आ गया, और मैं बोल रहा हूं कि नहीं इसी पे रखना है, तो 5 ईंट का ही जगह है, तो आप 6 रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि इतना जगह यहां खुला हुआ है, छूटा हुआ है हल्का सा, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, ईंट को दाब देंगे तो आसानी से दब जाएगा, आपकी जो उंगली है वो टूट जाएगी, लेकिन ईंट दबने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसकी आकृति है वो क्या है, निश्चित है, और आयतन भी क्या है, निश्चित है। तो इसलिए वह क्या होगा, इस ब्रेंच पे नहीं हट पाएगा। इस पे उसको रखने के लिए, इस पे उसको निहित करने के लिए एक को हम हटाएंगे, तभी एक को ला पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो ठोस के अंदर अणु होते हैं, अभी मैं बताया हूं कि एक ईंट का निर्माण हुआ है, तो जो ईंट के अंदर अणु होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। कहां होते हैं बच्चों, काफी पास पास होते हैं। ये अणु है हमारे, बिल्कुल ध्यान देंगे, हाँ ये अणु है, हाँ अणु ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो ईंट है ना, इसके अंदर आप वो देखिए अणु हैं, ये सब के सब अणु हैं, वो काफी पास पास है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ये बताइए, अगर मैं इतना अपने हाथ को ऐसे करके बांध लूं, तो अब कोई खींचे तो जल्दी छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटे, क्योंकि ये जो हमारा बंध है ना वो काफी मजबूत है। ठीक वही होता है कि जो इसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी नजदीक अगर बंध बनाए होते हैं, और जल्दी उसको हम लोग पटकते हैं, झटकते हैं, कुछ भी करते हैं, जल्दी टूटता नहीं है। इसीलिए ठोस क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि उसका आयतन और आकृति निश्चित होती है। तो ठोस में कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, कुर्सी हो सकता है, ईंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से दीवारें हो सकती हैं, लोहा हो सकता है, वो सब के सब ठोस के उदाहरण है। आ रहा है मेरे बात? अब हम लोग आ जाएंगे बच्चों, दूसरा टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, द्रव, जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, लिक्विड, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। द्रव का मतलब बच्चों, मान लीजिए कि अब द्रव की हम लोग बात करेंगे, तो द्रव की परिभाषा पहले जाना जरूरी है। तो द्रव की परिभाषा होती है कि जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, परंतु आकृति निश्चित न हो, आकृति निश्चित न हो। समझने वाली बात है। जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकृति निश्चित न हो। आखिर क्या हुआ इसका मतलब? तो मतलब ये हुआ कि आइए हम आपको समझाते हैं एक उदाहरण द्वारा, ठीक है। हम एक छोटा सा ग्लास लिए, ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ग्लास में एक गिलास पानी रखे, ठीक है। उसके बगल में एक बाल्टी लिए, ठीक है। उसके बगल में एक छोटा सा थाली ले लिए, थाली देखे होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बगल में एक मग टाइप का ले लिए, ऐसे कुछ करके, ठीक है ना, ऐसे करके मग ले लिए। अब पानी जब ग्लास में है तो ग्लास के रूप में है, मतलब खड़ा में है, ऐसे देखो, जैसे ग्लास रहेगा वैसे तो पानी रहेगा, ऐसे, ठीक है। अब हम ग्लास को उसमें पलट देंगे, तो अब ये जो ग्लास का पानी इसमें आएगा, तो अब वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बाल्टी एक प्रकार का हो जाएगा। देखो आकार बदल रहा है, उसकी मात्रा नहीं बदल रही है, आकार बदल रहा है। अब इस बाल्टी के पानी को क्या कर देंगे, इसमें लेकर के चले जाएंगे, तो अब किस आकार का हो जाएगा, पूरा थाली में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ले जाएंगे जग के आकार में, तो पुनः किस में आ जाएगा, वो जग के आकार में आ जाएगा। अर्थात हम लोगों ने ये देखा कि जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, और यही कारण है कि जो इसके अंदर अणु होते हैं, यदि हम पानी के अंदर अणुओं को देखेंगे तो वो काफी दूर दूर होते हैं, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, और जब दूर दूर होते हैं तो यही कारण होता है कि उसकी आकृति कभी ऐसे हो जाती है, कभी वैसे हो जाती है, कभी ग्राफ के समान हो जाती है, कभी बाल्टी के समान हो जाती है, कभी थाली के समान हो जाती है, कभी जग के समान हो जाती है, और ये इसका एक आकृति निश्चित नहीं होती है। और यदि देखा जाए ठोस में, तो ठोस की जो आकृति होती है
क्या होती है, निश्चित होती है, तो उसको कहीं उठाकर फेंक दीजिए, फिर भी उसके बनावट में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो हमारा द्रव महाशय जो है लिक्विड जी, उनको किसी चीज में डाल दिया जाएगा ना तो उसी आकार के हो जाएंगे। तो उसका परिभाषा क्या होगा, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकृति निश्चित न हो, वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, ठीक है। अब हम आ जाएंगे महाशय जी पे, गैस पे, ठीक है। गैस नाम से ही प्रसिद्ध है, गैस तो इंग्लिश में भी गैस कहते हैं, हिंदी में भी गैस कहते हैं। अब जो गैस है उसका परिभाषा क्या होगा, तो उसका परिभाषा होगा कि जिसका आयतन और आकृति दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, वो क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। अब समझिए बात को। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं, ठीक है। गैस का न आयतन निश्चित होता है और न आकृति निश्चित होती है। इसमें द्रव्यमान होता है, इसमें भार होता है, क्योंकि जो आप लोग, अब सपोज कर लीजिए आप लोग घर में खाना बनता होगा, आप लोग देखे होंगे, तो कभी कभी जब आप लोग गैस ऑन करते हैं तो क्या होता है, गैस जब निकलता है तो आपको दिखता है, नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अच्छा, अगर वो महकता है आपको, आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि गैस यहां से निकल रहा है तो केवल यही महकेगा, नहीं, वो कहीं भी महक सकता है, पूरे घर में महक सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी जो खाना बनाने वाला गैस है, ठीक है, उसको आप लोग सावधानी से उपयोग करिए, ठीक है। किसी घर में हो और आप लोग उसको ऐसे जगह पे रखिए अपने गैस को, जो खाना बनाने वाला गैस है, जहां पे अधिक से अधिक दरवाजे हो, जहां पे जंगले हो, जहां से हवा आता जाता हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गैस को हम लोग ऐसे जगह रख देते हैं जहां पूरा एकदम कंजर्ड रहता है और बाय द वे उसमें थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है, जिससे हम लोग को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो यह बात बिल्कुल ध्यान रहे। तो हम लोग गैस पे आए हैं, तो गैस का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक घर में आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग अगरबत्ती जलाएं, ठीक है, अगर एक बड़ा सा कमरा हो, ठीक है, और आप लोग क्या करें, उसमें यहाँ पे आप लोग अगरबत्ती जला रहे हैं, ठीक है, 2-3 अगरबत्तियां यहाँ जला दिए, तो सबसे पहले उसका जो धुआं उठेगा वो पूरे घर में फैलेगा, इधर उधर कोने में, ऊपर नीचे, तब जाकर जहां से छिद्र होगा वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के जो अणु होते हैं ना बच्चों, वो काफी से काफी दूर दूर होते हैं, मतलब द्रव के अपेक्षा भी काफी दूर दूर होते हैं। तो यही कारण होता है कि जो गैस होता है वो कहीं भी किसी रास्ते निकल जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये हमारी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव्य और गैस। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। और जब अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हम लोग तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।